कि हाल ही के दिनों में आप लोगों ने कई बार महंगाई को लेकर सुना होगा कि महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। चाहे फिर वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो या वर्ल्ड की सबसे विकसित इकोनॉमी वाले देश जैसे अमेरिका, चाइना, रूस हो, इनके अंदर महंगाई को लेकर के आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर कई बार पढ़ा और सुना होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने घरों के अंदर कि घरों के अंदर हमारे महंगाई को लेकर के क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। और खिसके भी क्यों ना, क्योंकि इस बार महंगाई ने पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं, उस नीति के तहत मिनिमम क्राइटेरिया है, वो उसके लिए क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। मिनिमम क्राइटेरिया है 2% और मैक्सिमम क्राइटेरिया है 6%। इसे लिखने के दौरान 4+-2 लिखा जाता है, वो लिखा गया है। लेकिन इस बार महंगाई ने 7.78% जा करके पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो निर्धारित क्राइटेरिया थे, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मार्केट्स के अंदर सामान खरीदने जाते हैं तो हम 2 तरीके से सामान खरीदते हैं। सामान हम या तो इस हिसाब से खरीदते हैं कि एक बार में हमने ज़्यादा सामान खरीद लिया, जैसे इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है तो हमने एक बार में मार्केट गए और वहाँ से कुछ संतरे, गन्ने या आम वगैरह खरीद लाए। एक साथ में ज़्यादा 5-6 किलो, 10 किलो खरीद लाए कि वो चलता रहेगा धीरे धीरे। आम तो सड़ जाएगा, पर फिर भी ऐसे आलू वगैरह कुछ हम खरीद लेते हैं ज़्यादा मात्रा में। या कि जनरली आप देखेंगे जब हमारे घर में जब कुछ फंक्शन टाइप के कार्यक्रम होते हैं, जैसे शादी ब्याह कुछ होता है, तो सामान मार्केट से ज़्यादा परचेस करना होता है। और जब वैसे अगर हम देखें तो जाते हैं तो हम 1 किलो आलू ले लिया, 1 किलो प्याज ले लिया, खुले सामान ले लेते हैं। तो ऐसा सामान जिसको ज़्यादा मात्रा में लाया जाता है उसे कहा जाता है होल प्राइस इंडेक्स के अंदर। और जो मात्रा हम ऐसे खुरदुरे सामान या खुले सामान ले लेते हैं उसको रखा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। और आज जो हम ये महंगाई की बात कर रहे हैं वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर बात कर रहे हैं। देखिए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े हैं वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, हालांकि ये कम है, इसके 2 जो एजेंसीज होती हैं जो इसको वो करती हैं, आंकड़े रखती हैं, इसको ऑफिस रखती है। और ये होल प्राइस इंडेक्स है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कंपनी होती हैं वो इसके आंकड़े को इकट्ठे करती हैं। दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन बनता होगा कि महंगाई मापते कैसे हैं। तो महंगाई मापने के लिए अब आपने कहा कि जैसे मान लीजिए ठंडियों के दिनों में आम का जो रेट था वो 200 रुपये किलो था, आज के दिनों में वो 80-90 रुपये किलो है, तो ये तो महंगाई कम हो गई, तो हम कहाँ से नापेंगे। तो इसके लिए एक फिक्स्ड वर्ष निर्धारित किया रहता है, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए 2012 आंकड़ा है यहाँ पे कि 2012 में जो भी महंगाई रही होगी उसके कंपैरिजन में 2022 में या और वर्षों में क्या महंगाई है, इस हिसाब से हम महंगाई को निकालते हैं। इसी तरीके से होल प्राइस इंडेक्स के अंदर 2017 में बदलाव किया गया और इसको भी 2011 और 2012 के आंकड़ों से कंपैरिजन करके महंगाई को ज्ञात किया जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें आंकड़ों की तो आप देख सकते हैं ये कुछ खाद्यान्न सामग्री, टमाटर, प्याज, आलू वगैरह, इनकी क्या महंगाई बढ़ी हुई है। नींबू जो है वो महाराष्ट्र के अंदर इस समय बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलते हैं, 8-10 मिलते हैं। ठीक है ना, तो इतनी ज़्यादा महंगाई है। अगर हम बात करें राज्यवार तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके से यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आंकड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं। अगर हम देखिए, अगर महंगाई का किसी बात पे अगर विशेष प्रभाव पड़ता है तो वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। फ्यूल एंड लाइट, जो तेल है, जो फ्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 140 रुपये रेट चला जा चुका है फ्यूल का, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है। क्लोथ्स एंड फुटवियर्स, फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ और हाउस, ये 3.5% इस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। तो आइए समझते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो होल प्राइस इंडेक्स होती है उसने अपनी चरम सीमा पहले ही लांघ दी है। आज से लगभग 12 साल पहले के जो महंगाई स्तर है उसको पार कर दिया है होल प्राइस इंडेक्स ने। लेकिन सीपीआई भी अपने महंगाई की चरम सीमा को पार करने में लगी हुई है। कहने का मतलब है सीपीआई और होल प्राइस इंडेक्स यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स दोनों ही अपने चरम सीमा को पार कर चुके हैं। देखिए, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालने के लिए 4 तरीके हैं यहाँ पे, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अगर हम देखें, जो हमारे एसएससी या स्टेट पीसीएस लेवल एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं एक वैकल्पिक क्वेश्चन के रूप में, वो ये हो सकता है कि इन तीनों के जो आंकड़े हैं वो कौन इकट्ठा करता है। तो ये तीनों आंकड़े हैं, वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए और वर्कर्स के लिए, इनका जो आंकड़ा है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो एजेंसीज़ हैं वो इसके लिए आंकड़े इकट्ठे करती हैं।
वहीं अगर चौथे टाइप की बात की जाए, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, अर्बन और कंबाइंड, इन तीनों के लिए, तो उसके लिए जो एजेंसी है आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से इन CPI को निकाला जाता है। इसके लिए ये है कि इसके लिए कब का मानक वर्ष है, उस मानक वर्ष 2012 है, 2012 के हिसाब से ही हम देखिए। हाल ही के दिनों में इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने रेपो रेट के परसेंटेज को इंक्रीज़ किया है। देखिए, इससे पहले ये 4% था, लेकिन इसको इंक्रीज़ करके 4.4% कर दिया है। ये बात आपके सर से गई होगी, इसको आइए आगे समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बैंकर्स बैंक होती है, जिससे सबसे बड़ी बैंक वो होती है RBI। जो सबसे बड़ी बैंक होती है दैट इज़ RBI। ये जो RBI होता है, इसका मुख्य कार्य होता है महंगाई पर नियंत्रण रखना, महंगाई पर नियंत्रण इम्प्लीमेंट करना, महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करना। अब महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये जो RBI है वो एक पॉलिसी यूज़ करती है जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, जो कि 6 सदस्यों की एक समिति होती है, उसके द्वारा बनाया जाता है। अब यही मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके माध्यम से भारत सरकार कुछ क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ मेजर्स, यानी कि मापन को ध्यान में रखते हुए अपने इंटरेस्ट रेट को तय करती है, अपने ब्याज दर को फिक्स्ड करती है। अब ये अपने ब्याज को कहाँ पे बढ़ाएगी, कहाँ पे घटाएगी, तो ये जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR और CRR के थ्रू अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके और इसी पॉलिसी के माध्यम से महंगाई पर नियंत्रण रखती है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बताया भी कि RBI जो होती है वो बैंकों की बैंक होती है, जिसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है, सबसे बड़ी बैंक होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ कॉमर्शियल बैंक, जिसे हिंदी में वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, वो भी होते हैं, जैसे SBI, PNB, ये बैंक्स होते हैं। अब देखिए, ये हम एक टर्म समझते हैं, ये जो रेपो रेट बढ़ा दिया गया है 4.40%, इसको समझते हैं। जब हम देखिए, जनरली जब हमारे पास पैसों की कमी होती है, आम जनता के पास पैसों की कमी होती है, तो वो बैंक के पास जाती है लोन लेने के लिए, और वो बैंक से कुछ लोन लेती है। इसके बदले में बैंक उनसे कहती है कि जब आप ये पैसा हमें लौटाएंगे तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, एक ब्याज पर हमें लौटाएंगे, और हमें उस पैसे के साथ साथ उस पैसे का कुछ ब्याज लौटाना पड़ता है लोन के बाद। सेम यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पे SBI का, तो SBI के पास जब पैसे की कमी होती है तो ये SBI पैसा मांगती है RBI से। अब ये SBI RBI से पैसा मांगती है, और RBI SBI से ये कहती है कि जब SBI हमें पैसा लौटाएगी तो इसके साथ ही इसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, फिक्स्ड ब्याज देना पड़ेगा हमारे पैसे पे। अभी ये 4.0% था, लेकिन इसको बढ़ा करके 4.40% कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके 4.40 होने से क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे महंगाई के अंदर, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये रेपो शब्द आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे हम रेपो शब्द को, लेकिन इससे पहले ये जो 4.40% है, इसका महंगाई पर क्या, देखिए जो इंटरेस्ट रेट 4.40% है, जब SBI RBI से एक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेगी, एक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर, तो बट ऑब्वियस है कि जितने पैसे की वैल्यू RBI की है, पैसे की वैल्यू उतनी ही आम जनता की भी है। तो जब SBI एक ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा लोन लेगी, तो आम जनता जो बैंकों में पैसा जमा करके रखी हुई है, उस पैसे की भी कीमत उतनी ही है। तो ये SBI जो है, ये हमें एक बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट पर क्या देगी, बढ़ते हुए ब्याज पर पैसा देगी। जैसे हमारे पास 100 रुपये है, तो वो हमें 5% ब्याज देगी, तो 5 रुपये हमारे पास बढ़ा करके देगी। तो जब ये बढ़ा करके देगी, पैसा इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, तो पैसा आसानी से नहीं मिलेगा तो हम मार्केट्स के अंदर सामान परचेस करने नहीं जाएंगे, और सामान परचेस करने नहीं जाएंगे तो महंगाई कम होगी। ये फंडा है। अब देखिए, जो रेपो शब्द है, इसका मतलब होता है रीपर्चेस एग्रीमेंट। रीपर्चेस एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये क्या करती है कि SBI जब RBI से पैसा लोन लेती है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इसके पास गिरवी रख देती है, और कहती है कि जब हम आपको पैसा लौटाएंगे तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी रीपर्चेस कर लेंगे। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए, जब गवर्नमेंट्स के पास पैसे की कमी हो जाती है, तो गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि RBI और SBI जैसे कॉमर्शियल बैंकों से पैसा लोन
लेती है और पैसा कहती है आरबीआई इन बैंकों से कि ये जो पैसा हमने लिया है इसको एक फ़िक्स्ड ब्याज पर हम आपको वापस करेंगे, और वो जो वायदा करती है कि हम ब्याज पे वापस करेंगे उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और ये बैंक जो है आरबीआई से भी पैसा ले सकती है, इससे भी पैसा ले सकती है, और जब पैसा लेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देगी। तो एसबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसके पास गिरवी रख देती है, और जब ये वापस करती है पैसा जो ये लोन ले रखी है उसको, उसके बाद ये रीपर्चेस कर लेती है अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। इसीलिए इसका जो नाम है रेपो का शब्द का, इसका नाम है रीपर्चेस एग्रीमेंट। ठीक है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारा ज़्यादा हो जाता है, और जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम घर में ना रखने के बजाय बैंकों के अंदर डिपॉजिट करके रख देते हैं। सेम काम यहाँ होता है जब एसबीआई के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। मैंने बताया कि आरबीआई बहुत ही बड़ी बैंक है, तो ये इसके पास आरबीआई के पास पैसा क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, और कहती है कि जब आप हमें पैसा लौटाएंगे तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, एक फिक्स्ड ब्याज पर हमें। अब आप लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा जायज़ क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पहले तो हम एक एक करके इन बढ़ती हुई महंगाई के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि इस समय ये जो अगर हम महंगाई की बात करें तो इकोनॉमिक्स की भाषा में बढ़ती हुई महंगाई को डिमांड और सप्लाई की थ्योरी कहा जाता है। देखिए क्या है कि इस समय सरकार, अगर मैं करंट डेटा की बात करूं तो सरकार होम के लिए जो लोन देती है उसमें उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 6 से 7.7% है, अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूं। तो ना अगर भारत सरकार की स्वनिधि योजना की बात करें तो स्ट्रिक्ट इंडेक्ट के लिए उन्होंने कहा हुआ है कि आप पैसे हमारे पास से ले जाइए, जब आपके पास होगा तो आप हमें लौटा दीजिएगा। कहने का मतलब हमें पैसे, जो सरकार है वो पैसे को इन्फ्यूज़ कर रही है मार्केट्स के अंदर। हम पैसे लेकर के जाते हैं मार्केट्स के अंदर, लेकिन जो सामान हमें ख़रीदना होता है वो सामान हम नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि वो सामान उपलब्ध नहीं है मार्केट्स के अंदर। हमारे पास करेंसी तो है लेकिन सामान नहीं है। तो इसे कहा जाता है कि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसके लिए रेट तो बढ़ेगा। आप अगर बात करें तो कोरोना के दिनों में क्या थी, सारी कंपनी बंद थी, सारे उद्योग बंद थे, सारे मशीनें बंद थी, तो सामान बन नहीं पाया है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर भी हाल ही में ज़्यादा सुधार करे या पहले से विचार बना के रखे कि किस तरीके से उद्योगों में हमें काम करना है ताकि आने वाले समय में सप्लाई में दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करें कि फ्यूल महंगा हो गया है, ये जो डीजल पेट्रोल है ये महंगे हो गए हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। जो विनिमय था भारत से यूरोपीय देशों या यूरोपीय देशों से भारत में जो माल सामान आते थे वो अब क्या हो गए हैं, महंगे हो गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो रुपये की वैल्यू है वो अन्य करेंसीज़ के मुकाबले उसकी वैल्यू कम हो गई है। ये जो रुपया है 75 रुपये मिला करके $1 हो रहा है, तो इसके कारण भी यहाँ से चीज़ें सस्ते में जा रही हैं और जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो महंगे में हो रही है। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो सरकार की नीतियों में है। अब सरकार क्या कर रही है, तो सरकार यही रेपो रेट्स कर रही है, रेपो रेट सिस्टम्स बना रही है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू। तो सरकार को इसमें चाहिए कि पहले से जो अगर ये तेल महंगे हो रहे हैं तो पहले से हमें सरकार से बात करके इन सारे विषयों पर जो उद्योग हैं इन पे काम करने चाहिए ताकि सप्लाई में दिक्कत ना हो और महंगाई न बढ़े। अगर आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया हो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।